हेलो दोस्तों, वेलकम टू के लॉ क्लासेस। मैं हूं एडवोकेट काशिफ खान और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन 11 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने दिया है। जैसा कि 2020 एक पैंडमिक का ईयर रहा है, लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट फिर भी अपने काम पर लगी रही और वर्चुअल हेयरिंग के थ्रू काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट पास किए हैं। उनमें से जो 11 कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के जजमेंट हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। हम जानेंगे कि इन जजमेंट्स में क्या क्या इश्यूज थे, क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, कौन से जजेस थे जिनकी अगुवाई में ये सारे जजमेंट दिए गए हैं, और बाकी सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच क्या होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच वो बेंच होती है जो कंप्राइज करती है 5 या उससे ज़्यादा जजेस की। इसका जो प्रोविज़न है वो दिया गया है आर्टिकल 145 के सब क्लाउज 3 में, जो ये कहता है कि दो सिचुएशन में जो है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाई जा सकती है। अब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाता कौन है, सबसे पहले ये मैं ये बता दूं कि ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कंप्राइज करते हैं। अब ये दो सिचुएशन क्या है, तो दो सिचुएशन, या तो पहली सिचुएशन ये है कि कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व हो, और दूसरा ये कि जब कोर्ट को कोई रेफरेंस जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आता है कि किसी केस में अंडर आर्टिकल 143, तो वहाँ रेफरेंस देना हो। तो इस दो सिचुएशन में जो है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कंप्राइज होती है, और इसमें जो मेंबर्स होते हैं, जो जजेस होते हैं, वो 5 होते हैं। ये इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, 7, 9, 11, ठीक है। इसके बाद हम बात करें 2010 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी, उसमें जो 8 बेंच थी उसको हेड किया था जस्टिस अरुण मिश्रा, मतलब जिसकी अगुवाई की थी जस्टिस अरुण मिश्रा ने। एक जो बेंच थी उसकी अगुवाई की थी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया S.A. बोबडे ने, और 2 बेंच की अगुवाई की थी जस्टिस N.V. रमन्ना ने। सबसे पहला केस है हमारा सुशीला अग्रवाल वर्सेस स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली। इस केस में जो है वो गुरबख्श सिंह का जो 1980 का केस था उसको अपहेल्ड किया गया उसके डिसीजन को, और ये केस था रिलेटेड टू एंटीसिपेटरी बेल। इस केस में 3-4 चीज़ें कहेंगे। पहला ये कि जो सीआरपीसी का सेक्शन 438 है जो कि एंटीसिपेटरी बेल की बात करता है, वो कोई टाइम बाउंड नहीं है। मतलब कि जब एंटीसिपेटरी बेल दी जाएगी तो उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं होगी। दूसरा ये कहा गया कि जो कोर्ट के ऊपर डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो कोई कंडीशन इंपोज कर सकता है एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करते समय, या उसको कोई टाइम पीरियड के लिए फिक्स कर सकता है। लेकिन ये डिपेंड करे कि एंटीसिपेटरी बेल के लिए कब अप्लाई किया गया है, किस स्टेज पर अप्लाई किया गया है। दूसरी बात ये कही कि ये जो जनरल रूल ये होगा एंटीसिपेटरी बेल का कि वो टाइम लिमिट के लिए नहीं होगी। जब उसको दिया जाएगा तो ये नहीं होगा कि भैया अगर कोर्ट ने समन इशू कर दिया है या कोर्ट ने चार्जशीट फ्रेम कर दी है तो वो एंटीसिपेटरी बेल खत्म हो जाएगी। वो तब तक रहेगी जब तक वो ट्रायल का एंड नहीं हो जाता। अगला जो हमारा केस है वो है न्यू इंडिया एश्योरेंस वर्सेस हिली मल्टीपर्पज कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड। ये जो केस है डील करता है पावर ऑफ कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट फोरम से, और ये कहता है कि जो सेक्शन 13 है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का, वो मैंडेटरी इन नेचर है, ना कि डायरेक्टरी इन नेचर है, और वो किसी भी तरीके से एम्पावर नहीं करता डिस्ट्रिक्ट फोरम को कि वो 45 दिन से ज़्यादा का टाइम पीरियड प्रोवाइड करे अपोजिट पार्टी को अपना जवाब देने में, मतलब अपना जो उसका वर्जन ऑफ रिटन स्टेटमेंट है वो देने में। और यहाँ पे ये भी कहता है कि जो टाइम पीरियड ये काउंट किया जाएगा, मतलब 45 दिन का जो ये टाइम पीरियड काउंट होगा, वो तब से काउंट होगा जब से नोटिस और कंप्लेन की कॉपी जो है अपोजिट पार्टी को सर्व हुई हो, ना कि तब से जब सिर्फ और सिर्फ नोटिस जो है अपोजिट पार्टी को सर्व हुई हो। अगला केस है इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस मनोहर लाल एंड अदर्स। ये बहुत ही छोटा सा केस है। इस केस ये जो रिलेटेड है लैंड एक्विजिशन अंडर द लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 से। इसमें कहा गया था कि जो लैंड एक्विजिशन का प्रोसीजर है इस एक्ट में, 1894 के एक्ट में, वो लैप्स नहीं करेगा अगर जो स्टेट है उसने कंपनसेशन का अमाउंट जो है वो ट्रेजरी में जमा कर दिया है। अगला केस है मुकेश सिंह वर्सेस स्टेट नारकोटिक ब्रांच ऑफ दिल्ली। ये केस जो डील करता है इसमें है कि इन्फॉर्मेंट और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है वो सेम थे। प्रोसीडिंग जो हुई थी NDPS एक्ट में, इसमें जो एक्यूज था उसने कहा कि भैया इन्फॉर्मेंट और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है वो सेम है, इस वजह से जो है हमें एक्विट किया जाए, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन हुई है वो
बायसनेस है उसमें और ट्रायल को विटिएट करती है। यहाँ पर कोर्ट ने जो है अपने पुराने जजमेंट मोहन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का जो जजमेंट था 3 जज बेंच का, उसको ओवररूल किया और कोर्ट ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। और कोर्ट ने कहा कि अगर दोनों सेम होंगे इन्फॉर्मेंट और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, तो ये सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड नहीं बन सकता किसी भी एक्यूज को एक्विटल करने का। अगला केस है हमारा पांडुरंग गणपति वर्सेस विश्वराव पाटिल मुरगुड सहकारी बैंक लिमिटेड। ये केस डील करता है एप्लीकेशन ऑफ सरफेसी एक्ट टू द कोऑपरेटिव बैंक। ये इस केस में कहा गया था कि जो सेक्शन 21C है वो जो डिफिनेशन देता है बैंक की, वो इंक्लूड करता है कोऑपरेटिव बैंक जो कि अंडर है स्टेट लेजिस्लेशन के, और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को। और इनमें जितने भी लॉज एप्लीकेबल होते हैं बैंक के, वो सारे इनके ऊपर भी एप्लीकेबल होंगे और ये बैंक कंसीडर किए जाएंगे अंडर द सरफेसी एक्ट। अगला केस है चिबरूलू लीला प्रसाद राव एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड अदर्स। ये केस डील करता है 100% रिजर्वेशन फॉर टीचर्स इन शेड्यूल एरिया। मतलब कि शेड्यूल एरिया में जो स्कूल थे वहां पे क्या किया आंध्र प्रदेश की सरकार ने 100% रिजर्वेशन उन कैंडिडेट को दे दिया जो कि शेड्यूल ट्राइब्स की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया ये जो आपका ऑर्डर है गवर्नर ऑर्डर, ये जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसको हम ख़त्म करते हैं। साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सरकार है उनके ऊपर कॉस्ट भी इम्पोज किया, साथ ही साथ रीज़न भी मांगा कि क्यों गवर्नर ने ब्रीच किया है 50% का जो रिजर्वेशन का जो सीलिंग लगाता है इंदिरा साहनी वाले केस में उसको। अगला केस है हमारा द स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स वर्सेस देवेंद्र सिंह एंड अदर्स। ये जो केस है वो डील करता है सब क्लासिफिकेशन विद इन SC एंड ST। इस केस में कहा गया था कि जो स्टेट के पास ये पावर है कि वो ST एंड SC को रिजर्वेशन प्रोवाइड करे, उसमें वो सब क्लासिफिकेशन भी कर सकती हैं। साथ ही साथ जो EV चिनैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का केस था, सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसाइड किया था उसको रिविजिट करने की ज़रूरत है, रिकंसिडर करने की ज़रूरत है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो इसको रेफर करे अप्रोप्रिएट लार्जर बेंच को। नेक्स्ट केस है तमिलनाडु मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये जो केस है ये डील करता है रिजर्वेशन फॉर इन सर्विस मेडिकल ऑफिसर इन PG डिग्री कोर्सेज इन मेडिकल कॉलेज। जैसा कि जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है उसने क्या किया कि एक रिजर्वेशन कैटेगरी बनाई इन सर्विस मेडिकल ऑफिसर की, कि वो जो PG डिग्री कोर्स होगा, ठीक है, मेडिकल कॉलेज में, उसमें उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि भैया मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को ये पावर ही नहीं है और ये जो पावर इन्होंने यूज़ किया वो अल्ट्रा वायरस है। हाँ, अलग बात है कि स्टेट के पास ये पावर है कि वो विद इन देयर स्टेट जो है इन सर्विस ऑफिसर को रिजर्वेशन दे सकती है, और जो ऐसी रिजर्वेशन स्टेट देगा वो आफ्टर रिक्वायरिंग कैंडिडेट जो सर्व करेंगे रूरल, ट्राइबल और हिली एरिया एटसेट्रा में, उसके बाद जो है वो प्रोवाइड करेंगे इस तरह की रिजर्वेशन। अगला जो केस है वो है डॉक्टर शाह फैसल एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस डील करता है आर्टिकल 370 से। अब आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया गया था जो कि स्पेशल स्टेटस देता है जम्मू एंड कश्मीर को। तो उस वक्त काफ़ी सारी पिटीशन जो है इस ऑर्डर को, जो प्रेसिडेंट ऑर्डर पास हुआ था 5 और 6 अगस्त को, उसको चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई। कुछ पिटीशन ने जो है कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इस केस को देख रही है, इस पिटीशन को देख रही है, उसको लार्जर बेंच को जो है रेफर करना चाहिए। तो इसी जो एप्लीकेशन थी जो कुछ पिटिशनर की, उनको जो है कोर्ट ने रिजेक्ट किया और कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है जो ये मैटर है इसको लार्जर बेंच को भेजने का, और इसको जो है 5 जज की जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है वही सुनेगी और वही इसके ऊपर डिसीजन अपना देगी। अगला जो केस है वो है पवन कुमार गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली। जैसे कि पवन कुमार गुप्ता हम जानते हैं कि जो निर्भया गैंग रेप का मामला था उसमें एक एक्यूज था और इसको जो है फांसी की सज़ा दी गई है, मतलब कंप्लीट हो गया है, इसे फांसी दे दी गई है। तो इसकी क्यूरेटिव पिटीशन जो है वो फाइल हुई थी, जिसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया गया था। साथ ही साथ इसने अपने जो डेथ पेनल्टी का एग्जीक्यूशन था उसके ऊपर स्टे के लिए भी जो है पिटीशन दी थी। इस दोनों पिटीशन को जो है कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट जो केस है वो है हमारा कांतारू राजीवारू वर्सेस इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन। ये जो केस है वो डील करता है सबरीमाला के रिव्यू पिटीशन से। इस केस में हुआ क्या कि बहुत सारे जो एक कॉमन इश्यूज एराइज हुए,
जब 5 जज की बेंच जो है इस केस को डील कर रही थी, इस केस का जो रिव्यू पिटीशन को डील कर रही थी, तो जो सीजे आए थे उन्होंने कहा, उनकी जो बेंच थी, उन्होंने रंजन गोगोई की, उन्होंने कहा कि भैया इनके जो इश्यूज हैं, सबसे पहले जो लार्जर बेंच है उसको रेफ़र किया जाए, वो इसके इश्यू को फ्रेम कर दें, उनके बाद इस रिव्यू पिटीशन को जो है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे जो है लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि नहीं, बीच में कैसे जो है रिव्यू पिटीशन को जो है वो रेफरेंस में दिया जा सकता है 9 जज बेंच को। तो ये जो ऑब्जेक्शन था इसको डिसमिस किया 9 जज बेंच की, और कहा, बहुत सारे ग्राउंड दिए इन्होंने कि कैसे कैसे, जैसे कि उन्होंने कहा कि लिमिटेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के रूल पे अप्लीकेबल नहीं होता है, रेफरेंस जो है किया जा सकता है रिव्यू पेंडिंग रिव्यू पिटीशन पे। उन्होंने कहा कि आर्टिकल जो है 142 जो है जस्टिफाइड है। बहुत सारी बातें थी, इसको ग्राउंड देकर उन्होंने कहा कि रिव्यू पिटीशन जब चल रही हो तो उसमें रेफरेंस लिया जा सकता है, ठीक है, अगर सब्सटेंटिव क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है डिसाइड करना हो, या इशू जो है वो डिसाइड करना हो कोर्ट को। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो, जिनमें हमने डिस्कस किया 11 कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट ऑफ 2020। आगे की वीडियो में हम और बाकी इंपॉर्टेंट केसेस को डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, कीप रीडिंग।